जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑप्टिक्स के दूसरे क्लास की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम देख रहे हैं और इस कड़ी में हम लोगों ने कल के सेशन में ऑप्टिक्स का पहला क्लास देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के टोटल 8 क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे और आज के इस सेशन के साथ ही आपका ऑप्टिक्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका PDF आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा के ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगा होता है। ऑप्शन है परावर्तक के ध्रुव एवं फोकस के बीच, दूसरा ऑप्शन है परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, तीसरा ऑप्शन है परावर्तक के फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच, चौथा ऑप्शन है परावर्तक के वक्रता केंद्र पर। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि टॉर्च और साथ ही साथ सर्च लाइट, ध्यान में रखेंगे कि कोयला के खदान में जो मजदूर काम करते हैं उसके माथे पे जो बल्ब जैसा लगा रहता है उसी को सर्च लाइट बोला जाता है। और साथ ही साथ हेडलाइट तो आप सभी समझ रहे हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो या फिर कोई 4 व्हीलर का। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, इन सबों में जो बल्ब लगा होता है वो बल्ब कहाँ पे लगा होता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो मेरे मित्र, आप सबों को मालूम है कि टॉर्च हो, सर्च लाइट हो, हेडलाइट हो, इससे जब भी हम लोग को प्रकाश मिलता है तो किस रूप में मिलता है? तो समांतर किरण पुंज के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है? समांतर किरण पुंज के रूप में मिलता है। कैसे? तो मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जैसे ये आपका कोई टॉर्च है, ये जलेगा तो लाइट आपको कुछ इस तरह से मिलता है, और यही आपका सेम कंडीशन किसके साथ होता है? तो मोटरसाइकिल के हेडलाइट के साथ भी होता है, यानी कि आपको समांतर किरण पुंज मिलता है। तो मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि जो टॉर्च है, सर्च लाइट है, हेडलाइट है, इससे जो आपको समांतर किरण पुंज के रूप में प्रकाश की किरणें मिलती है, तो मिलने के लिए जो बल्ब लगा होता है वो कहाँ पे लगा होता है, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, इन सभी के परावर्तक सतह के अत्यधिक निकट में बल्ब लगा होता है, यानी कि परावर्तक सतह के नज़दीक में क्या लगा होता है? बल्ब लगा होता है, जिससे कि ये सभी क्या करते हैं? तो सर प्रकाश के किरणों का समांतर किरण पुंज बनाते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि इन सभी में जो बल्ब लगा होगा वो परावर्तक सतह के अत्यधिक निकट लगा होगा, यानी कि बहुत ही नज़दीक में लगा होगा। किस लिए? तो सर ताकि ये समांतर किरण पुंज आसानी से बना सके। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में बल्ब कहाँ लगा होता है, आप कह रहे हैं परावर्तक सतह के अत्यधिक निकट। तो आप ही बताओ कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि गुरुजी ये चीज़ हमारे दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है कि परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे परावर्तक सतह के फोकस लिख लेंगे, तब आपको ये पूरी तरह से कंप्लीट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हमेशा आप ये भी ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, इन सभी से जो प्रकाश की किरणें मिलती है वो किस प्रकार की होती है या किस प्रकार का पुंज होता है? समांतर किरण पुंज होता है। ये क्यों समांतर किरण पुंज देता है? तो आप कहेंगे कि इसके परावर्तक सतह के फोकस के बहुत ही नज़दीक में बल्ब लगा हुआ रहता है, जिसके चलते ये क्या देता है? समांतर किरण पुंज देता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि परावर्तन के नियम लागू होते हैं। पहला ऑप्शन है केवल समतल दर्पण पर, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण पर, तीसरा है केवल उत्तल दर्पण पर, और चौथा है सभी दर्पणों पर, चाहे उनकी आकृति कैसी भी क्यों न हो। मेरे मित्र, आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि परावर्तन के नियम इन चारों में से किस पर लागू होता है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी परावर्तन का नियम क्या है? तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि परावर्तन का नियम कहता है, जैसे मान लो कि ये आपका कोई समतल सतह है, इस पर क्या होगा? अगर कोई प्रकाश की किरण गिर रही है तो आप कहेंगे सर ये तो आपतित किरण होगा, और ये इस तरह से परावर्तित कर रही है तो आप कहेंगे ये परावर्तित किरण होगा। बीच में क्या होगा? तो सर अभिलंब होगा।
और मेरे मित्र ये क्या होगा, आप कहेंगे आपतन कोण, ये क्या होगा, परावर्तन कोण। परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, यानी कि एक ही तल में होता है। ये क्या है, परावर्तन का पहला नियम है। और साथ ही साथ दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है, तो परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन का नियम कहते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो परावर्तन का नियम है ये सभी प्रकार के दर्पण पे लागू होती है, चाहे उसका आकार कैसा भी क्यों ना हो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन मेरे मित्र अगर आपसे कोई ये पूछते कि ये बताओ कि परावर्तन का जो नियम है वो किस किस प्रकार के परावर्तन पे लागू होता है, तब आप सभी क्या कहेंगे, आप कहेंगे गुरुजी ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा सवाल है कि किस किस प्रकार के परावर्तन पे लागू होता है, क्या परावर्तन के भी प्रकार होते हैं। ऑब्वियसली मेरे मित्र, और मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हम लोग टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, जब भी हम लोग किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी एक होता है नियमित प्रकाश का परावर्तन, या एक को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं, और दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन यानी कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि परावर्तन का नियम जो है, परावर्तन का नियम जो है वो इस दोनों ही प्रकार के परावर्तन पे लागू होता है। मतलब ये हुआ कि जो परावर्तन का नियम है वो सभी प्रकार के दर्पण पे तो लागू होगा ही होगा, साथ ही साथ सभी प्रकार के परावर्तन पे भी लागू होगा। और परावर्तन के कितने प्रकार हैं, तो आप कहेंगे दो प्रकार हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, अनियमित परावर्तन को हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। ध्यान में रखेंगे कि नियमित परावर्तन क्या होगा, तो समतल सतह से होगा। नियमित परावर्तन किससे होगा, समतल सतह से होगा, जबकि अनियमित परावर्तन किससे होगा, तो आप सभी याद रखना रुखरा सतह से होगा। और परावर्तन का नियम इस दोनों ही प्रकार के परावर्तन के लिए क्या होगा, तो सर लागू होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जल, तारपीन का तेल, बेंजीन तथा केरोसिन दिया गया है, इनमें से किस माध्यम में समान कोण पर तिरछी आपतित कोई प्रकाश किरण सबसे अधिक मुड़ेगी। आपका ऑप्शन है केरोसिन, दूसरा ऑप्शन है जल, तीसरा ऑप्शन है तारपीन का तेल और चौथा ऑप्शन है बेंजीन। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि आपके इन चारों ऑप्शन में से किसमें प्रकाश की किरणों का जो विचलन होगा वो सबसे अधिक होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रकाश की किरणों का जो विचलन होगा वो जनरली उस माध्यम के अपवर्तनांक पर डिपेंड करेगा, यानी कि जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, या आप लिख सकते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की किरणों का विचलन बोले तो मुड़ना, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में मुड़ना लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। क्या होगा, उसमें प्रकाश की किरणों का विचलन अत्यधिक होगा। क्या होगा, अत्यधिक होगा। तो मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन भी यही करा जा रहा है कि जो आपको यहाँ पे 4 अलग अलग माध्यम दिया गया है, इसमें से किस माध्यम में प्रकाश की किरणें अत्यधिक मुड़ेगी, ये चीज़ आपको बताना है। आप कहेंगे गुरुजी जब आप ये कह रहे हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की किरणों का विचलन अत्यधिक होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हमको इन अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक देखना होगा। बिल्कुल देखना होगा सर, और मैंने आपको कई बार बताया भी है कि कुछ माध्यमों का अपवर्तनांक आपको याद रखना ज़रूरी है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ध्यान में रखेंगे आगे आपको और माध्यम का अपवर्तनांक याद रहे ना रहे, लेकिन आपकी इस ऑप्शन में जो चारों अलग अलग माध्यम दिए गए हैं इसका अपवर्तनांक आपको कंठस्थ होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आपका पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि इस प्रतियोगी दौर में जब हम लोग विभिन्न तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस कर रहे होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, तो दोनों ही एग्जाम में जो हमको एक सब्जेक्ट कॉमन मिलता है वो है आपका जनरल साइंस, समान विज्ञान। और मेरे मित्र आज के जितने भी युवा कॉम्पिटिटिव फील्ड में स्टेट या फिर सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए,
तो कहीं ना कहीं उन सबों के मन में इस चीज़ का मलाल जरूर रहता है कि हमको एनसीईआरटी पढ़ना था लेकिन अभी तक हम लोगों ने करा नहीं है। एग्ज़ाम बीतते चला जाता है और एनसीईआरटी हम लोगों से नहीं हो पाता है। इसके रीज़न दो हैं, या तो आपके पास संसाधन उपलब्ध नहीं होता है या फिर आपको एनसीईआरटी को गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है। और अगर आप भी इसी तरह की समस्या से परेशान हैं, आपको एनसीईआरटी करना है, मन में दुविधा चल रही है कि कैसे पढ़ें, क्या करें ताकि वो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए हमारा पिलर हो जाए, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस गुरुवार सुबह 10 बजे इस योगदान व्यय से संबंधित संपूर्ण जानकारी में। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल ध्यान में रखिएगा कि जो केरोसिन ऑयल है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.44। दूसरा आपका ऑप्शन है जल, और मेरे मित्र आप सबों को याद होगा कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तीसरा है आपका तारपीन का तेल, तो ध्यान में रखिएगा कि जो तारपीन का तेल है इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.47 होता है। और चौथा है आपका बेंजीन, तो ध्यान में रखेंगे कि बेंजीन का अपवर्तनांक कितना होता है, बेंजीन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। आप इन चारों ही माध्यम का अपवर्तनांक देख करके बताओ कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है। आप कहोगे सर जी बेंजीन का है, तो जाहिर सी बात है कि प्रकाश की किरणों का सबसे अत्यधिक मुड़ाव या प्रकाश की किरणें अत्यधिक किस में मुड़ेगी, आप कहेंगे बेंजीन में मुड़ेगी। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या होगा, आप कहेंगे बेंजीन। किस ऑप्शन में है, चौथे ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेख में से कौन सा सही है। मेरे मित्र क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम को देख करके आपको ये बताना है कि नीचे में जो 4 डायग्राम है उसमें से कौन सा सही है। ध्यान दीजिएगा कि जो डायग्राम बना हुआ है वो क्या है, आपका अवतल दर्पण का है, और साथ ही साथ यहाँ पे अवतल दर्पण के पोल को रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पे फोकस को और यहाँ पे वक्रता केंद्र को, और साथ ही एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आता हुआ दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि इस फिगर के संबंध में जो नीचे में आपको 4 डायग्राम दिख रहा है उसमें से कौन सा सही है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बात की जा रही है अवतल दर्पण की। किसकी बात की जा रही है, अवतल दर्पण की। और आपने गला फाड़ फाड़ के बताया है क्या कि अगर अवतल दर्पण में कोई प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजर जाती है, तो आप कहते हैं कि गुरुजी परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही डायग्राम क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी जो हमारा चौथा ऑप्शन है उसमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, चौथे ऑप्शन में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा चेला जी कि जब भी अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो क्या होगा, फोकस से होकर के गुजर जाएगी। आप सबों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी अगर यही चीज़ उत्तल दर्पण में दे देता तब हम लोग क्या करते, तो काहे लगी परेशान होना है चेला। जब बात करेंगे हम लोग उत्तल दर्पण की तो आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी उत्तल दर्पण का ये ध्रुव हो जाएगा, ये क्या होगा, आप कहेंगे फोकस, ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। तो अगर उत्तल दर्पण में कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो सर ये जो आपका अपवर्तित होगा तो ये आपका इधर अपवर्तित होगा, सॉरी अपवर्तित नहीं परावर्तित होगा। दर्पण है तो यहाँ पे हम लोग परावर्तन की बात करेंगे, अपवर्तन की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये सर परावर्तित इस डायरेक्शन में होगा, और आपको क्या लगेगा ये जो परावर्तित किरणें हैं ये मुख्य अक्ष से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये डिफरेंसेस आप सभी हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आएगी तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर के गुजर जाएगी, और ये जो फोकस से होकर के गुजरेगी ये आपको वास्तव में गुजरता हुआ मालूम चलेगा। लेकिन उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर के आता हुआ प्रतीत होगा। क्या कहेंगे, फोकस से होकर के आता हुआ प्रतीत होगा। ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा। और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर अगर प्रकाश की किरणें जाएगी तो उसके लिए डायग्राम आपका ये होगा, और अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो इसके लिए डायग्राम आपका ये होगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही है। मेरे मित्र, अभी दर्पण की बात की गई थी, अब यहाँ पे लेंस की बात की जा रही है। ध्यान दीजिएगा कि लेंस के लिए यहाँ पे क्या डायग्राम दिया गया है। तो लेंस के लिए आपका डायग्राम ये दिया गया है। ये आपका कोई उत्तल लेंस है, साथ ही साथ ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर बहुत बार आपने बता दिया है, प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको F रिप्रेजेंट किया गया है और साथ ही डायग्राम आपका कुछ इस तरह से दिया गया है, यानी कि इसमें जो प्रकाश की किरण है ये फोकस के अनुदिश आ रही है, यानी कि ये आपका कुछ इस तरह से दर्शाया गया है। तो आपको ये बताना है कि ये जो आपका डायग्राम है इसके संदर्भ में जो आपको 4 डायग्राम नीचे दिए गए हैं उसमें से कौन सा सही है। आप कहेंगे सर इसमें कैसे पता करेंगे, तो मैंने ये चीज़ आपको पीछे के सेशन में अच्छे से बताया है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ पे उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं तो हम सभी क्या कहते हैं, हम सभी कहते हैं कि उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर जितने भी प्रकाश की किरणें होती है ये सभी के सभी फोकस से होकर के गुजर जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें क्या होती है, तो फोकस से होकर के गुजर जाती है। लेकिन यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर तो ना है, यहाँ पे फोकस के अनुदिश है, यानी कि प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित हो रही है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने तो ये भी बताया है कि उत्तल लेंस में अगर कोई प्रकाश की किरणें फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कब? अपवर्तन के बाद। यानी कि इसके लिए जो आपका डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर इस डायग्राम को कन्फ्यूज़न के लिए मिटा दिया जाए और नए डायग्राम की बात की जाए तो ये हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्रकाशिक केंद्र। और क्वेश्चन में हमारा जो डायग्राम दिया गया है उसमें ये F है और इसके अनुदिश ये प्रकाश की किरण आ रही है, फोकस के अनुदिश आ रही है। तो अपवर्तन के बाद क्या होगा, आप कहेंगे सर ये इस तरह से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस में अगर प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो आप कहेंगे सर फोकस से होकर के गुजर जाएगी। फोकस से होकर के क्या हो जाएगी, आप कहिएगा गुजर जाएगी। लेकिन अगर फोकस के अनुदिश आएगी तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। फोकस के अनुदिश आएगी तो क्या कहिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। आप देखिए कि आपके किस ऑप्शन में ये वाला डायग्राम दिया हुआ है। आप कहेंगे सर पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कोई बच्चा किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है, वह यह देखता है कि उसके प्रतिबिंब में उसका सिर बड़ा है, उसके शरीर का मध्य भाग साइज में समान तथा पैर छोटे दिखते हैं। मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है समतल उत्तल अवतल, दूसरा ऑप्शन है उत्तल अवतल समतल, तीसरा ऑप्शन है अवतल समतल उत्तल, चौथा है आपका उत्तल समतल अवतल। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई बच्चा है जो किसी जादुई दर्पण के सामने खड़ा है। हाँ, इस तरह से बच्चा को ही ठगा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि ये आपका कोई जादुई दर्पण है क्वेश्चन के अनुसार, और यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है, यहाँ पे ये बच्चा खड़ा है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इसका प्रतिबिंब बनता है इसके दर्पण में, प्रतिबिंब जो बनता है इस दर्पण में इस बच्चे का, ठीक है, उसमें क्या दिख रहा है? तो सर इसका सिर बड़ा दिख रहा है, यानी कि प्रतिबिंब में सिर क्या है, बड़ा दिख रहा है, और शरीर का मध्य भाग जो है वो समान आकार का दिख रहा है। शरीर का मध्य भाग समान आकार का दिख रहा है और साथ ही पैर जो है ये छोटा दिख रहा है। तो आपको बताना है कि दर्पण में ये जो आपका मैजिक दर्पण है इसमें कौन कौन सा दर्पण सेट किया हुआ है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो अवतल दर्पण होता है, जो अवतल दर्पण होता है ये क्या करता है, तो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि लड़का का जो सिर यहाँ पे बड़ा दिख रहा है तो सबसे ऊपर में कौन होगा, आप कहेंगे अवतल दर्पण। सबसे ऊपर में कौन होगा, अवतल दर्पण। फिर कहा जा रहा है कि लड़के का मध्य वाला भाग समान आकार का दिख रहा है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी समतल दर्पण हमेशा वस्तु के आकार के बराबर का प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण क्या करता है सर, तो बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है या बराबर इमेज बनाता है।
तो कहीं ना कहीं जब लड़के का मध्य भाग समान आकार का दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि दर्पण के मध्य में क्या लगा होगा, आप कहेंगे समतल दर्पण लगा होगा। और साथ ही आप क्या कहेंगे कि गुरुजी क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लड़का का जो पैर है वो छोटा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो उत्तल दर्पण है ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो आप कहते हैं गुरुजी उत्तल दर्पण जो है ये छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि मैजिक दर्पण में शीर्ष से दर्पणों के संयोजन का क्रम क्या होगा, तो आप कहेंगे शीर्ष पे अवतल दर्पण होगा, मध्य में समतल दर्पण होगा और सबसे लास्ट में उत्तल दर्पण होगा। तो अवतल, समतल, उत्तल क्या हो जाएगा, दर्पणों का सही क्रम हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे अवतल, समतल, उत्तल, ये हमारे ऑप्शन सी में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण, तीसरा है केवल उत्तल लेंस और चौथा है आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा बनेगा। आप सबों को मालूम है कि दर्पण हो या लेंस हो, अगर वस्तु अनंत पे रखी हुई रहती है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, फोकस पे बनता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर वस्तु अनंत पे रखा हुआ है और प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है तो वो क्या होगा, आप कहेंगे सबसे छोटा आकार का होगा, यानी कि बिंदु आकार का होगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी बात करें अगर हम लोग अवतल दर्पण की तो यहाँ पे भी क्या होगा, तो अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, बहुत ही छोटा आकार का होगा। बात करेंगे उत्तल दर्पण की तो इसमें भी क्या होगा, अगर वस्तु हमारा अनंत पे है प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, छोटा आकार का बनेगा। और बात करेंगे किसकी, बात करेंगे उत्तल दर्पण की, सॉरी उत्तल लेंस की, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इसमें भी वही होगा कि अगर वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बहुत ही छोटा आकार का बनेगा। और सेम सिचुएशन हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, अवतल लेंस में भी देखने को मिलेगा। यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इन सभी में वस्तु अगर अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे, और कैसा होगा, बहुत ही छोटा आकार का होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। बताइए ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं या नहीं बताए हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल बताएं। आपका ऑप्शन भी सेम है जो मैंने आपको बताया था, जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। क्या होगा इसका आंसर। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया था कि जब भी हम लोग लेंस बनाते हैं तो उसके लिए हमको पारदर्शी पदार्थ चाहिए होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे मिट्टी की बात करें तो मिट्टी क्या है, हमारा अपारदर्शी पदार्थ है। जबकि अगर हम लोग अपने अन्य ऑप्शन की बात करें तो जल, कांच, ये क्या होंगे, पारदर्शी पदार्थ होंगे। जबकि अगर हम लोग प्लास्टिक की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी प्लास्टिक भी तो पारदर्शी हो सकता है, कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो पारदर्शी होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे कि लेंस बनाने में जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शक पदार्थ का, लेकिन मिट्टी जो है वो अपारदर्शक पदार्थ है, इसीलिए इसका लेंस बनाने में उपयोग नहीं किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र पर, तीसरा ऑप्शन है वक्रता केंद्र से परे और चौथा ऑप्शन है दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि अवतल दर्पण द्वारा सिर्फ एक केस में क्या होता है, सिर्फ एक केस में क्या होता है, तो सर काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जाता है। और वो आपका केस क्या होता है, तो सर जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तब। बहुत सारे मित्रों के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी कैसे, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका अवतल दर्पण है,
आप कहेंगे बिल्कुल है। ये लीजिए क्या हो जाएगा, मुख अक्ष, ये पोल हो जाएगा, ये इसका फोकस, और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। मेरे मित्र आप सभी क्या कह रहे हैं कि गुरुजी अगर वस्तु को दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाए, यानी कि वस्तु जो है वो हमारा यहाँ पे रखा हुआ हो, तो आप कहेंगे कि गुरुजी एक प्रकाश की किरण मुख अक्ष के समांतर आएगी, तो क्या होगा, ये फोकस से होकर के गुजर जाएगी। और दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग कैसे लेंगे, तो आप कहेंगे वक्रता केंद्र के अनुदिश लेंगे, इस तरह से लेंगे। आप कहेंगे कि गुरुजी अगर इसी दोनों प्रकाश की किरण को इस तरह से इधर मिलाया जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, आप कहिएगा आभासी यानी कि काल्पनिक होगा, साथ ही कैसा है, सीधा है, और क्या है, तो सर वस्तु से बड़ा है। क्या है, तो सर वस्तु से बड़ा है। तो भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, आप कहेंगे दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। ऑप्शन दिया हुआ है लेंस के मुख्य फोकस पर, दूसरा ऑप्शन है फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, तीसरा है अनंत पर, चौथा ऑप्शन है लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब पाने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने किस जगह पे रखा जाएगा। आप क्या कहेंगे, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जब भी हमको उत्तल लेंस में, जब भी हम लोगों को उत्तल लेंस में सेम साइज का इमेज चाहिए होगा, यानी कि समान आकार का प्रतिबिंब चाहिए होगा, तो उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, उत्तल लेंस में वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, आप कहेंगे 2f1 पे रखा जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा चला, आप कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब जो है वो 2f2 पर बनेगा। कैसा होगा, तो समान आकार का होगा। मेरे मित्र जो आपका ये 2f1 है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी का दोगुना दूरी भी कहते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में 2f1 न है तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, बस ये चीज़ मालूम होना चाहिए कि उत्तल लेंस में वस्तु को अगर 2f1 पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा। कैसा होगा, समान आकार का होगा और वास्तविक होगा। और 2f1 को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, तो फोकस दूरी का दोगुना दूरी कह सकते हैं। पढ़िएगा अपने ऑप्शन को, आपके पहले ऑप्शन में है कि लेंस के मुख्य फोकस पर, आप कहेंगे सर लेंस के मुख्य फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। आपका दूसरा ऑप्शन है कि फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, आप कहेंगे सर ये तो सही आंसर है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा गया है आपसे पूछा गया है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, पहला ऑप्शन है दोनों अवतल, दूसरा है दोनों उत्तल, तीसरा है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और चौथा ऑप्शन है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई गोलीय दर्पण है, कोई आपका गोलीय दर्पण है और साथ ही साथ कोई आपका पतला गोलीय लेंस है, कोई आपका पतला गोलीय लेंस है जिसका फोकस दूरी कितना है, तो सर फोकस दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि ये दर्पण या फिर जो पतला गोलीय लेंस है ये किस प्रकार का होगा। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, बात करते हैं उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की, उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस की, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, तो आप कहते हैं गुरुजी धनात्मक होती है। और अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अवतल लेंस, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की, अवतल लेंस और अवतल दर्पण की, तो इसकी जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। यहाँ पे जो आपका कंसेप्ट है वो इसी चीज़ के बेस पे है। क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण और पतला गोलीय लेंस, इस दोनों का जो फोकस दूरी है वो क्या है, 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पे कुछ ना है तो क्या है, आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव है।
तो भाई मेरे जब ये पॉजिटिव है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जो गोलीय दर्पण की बात की जा रही है वो दर्पण हमारा क्या होगा, आप कहेंगे उत्तल दर्पण होगा। और साथ ही साथ जो गोलीय लेंस की बात की जा रही है वो लेंस हमारा क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी उत्तल लेंस होगा। तो भाई मेरे आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं, आप कहेंगे दर्पण और लेंस संभवतः उत्तल हैं, यानी कि दर्पण हमारा उत्तल और लेंस भी हमारा क्या है, उत्तल है। तो आप देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में ये चीज़ दिया हुआ है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में दोनों उत्तल दिया हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र यही क्वेश्चन अगर आपसे कुछ इस तरह से आ जाता कि जैसे डाटा सारा चीज़ सेम रहता और यहाँ पे सिर्फ फोकस दूरी को क्या कर दिया जाता, फोकस दूरी को -15 सेंटीमीटर लिख दिया जाता, फोकस दूरी को -15 सेंटीमीटर लिख दिया जाता, तब आपसे पूछा जाता कि यहाँ पे जो दर्पण और लेंस है वो संभवतः क्या होंगे, तब आप क्या कहते, आप कहते कि गुरुजी तब हम लोग कहते कि यहाँ पे चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है तो हम लोग सीधे सीधे कहते कि दर्पण और लेंस दोनों क्या होगा, आप कहते अवतल, क्या होगा, अवतल। और उस हिसाब से जब आपका क्वेश्चन ये रहता कि गोलीय दर्पण और पतला गोलीय लेंस जिसका फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है और सेम आपका ऑप्शन रहता, तब आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाता, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है, टाइपिंग एरर है, आप सभी सुधार लेंगे। यहाँ पे जो आपका सेकेंड लाइन है कि आपका प्रतिबिंब सदैव प्रतीत होता है, यहाँ पे होगा कि आपका प्रतिबिंब सदैव यानी कि हमेशा सीधा प्रतीत होता है। अब आपका क्वेश्चन सही हो गया, सीधा मिस कर गया था सर टाइपिस्ट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन अब आपका क्या है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। ऑप्शन है केवल समतल, दूसरा ऑप्शन है केवल अवतल, तीसरा है केवल उत्तल और चौथा ऑप्शन है या तो समतल अथवा उत्तल। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी पहला चीज तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु का क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और साथ ही जब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की, जब हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो ये भी क्या करता है, तो सर वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको सीधा प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है तो या तो दर्पण हमारा समतल होगा या फिर उत्तल होगा, क्योंकि इसी दोनों के द्वारा क्या किया जाता है, तो सर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाया जाता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो आपका एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है ये आपको ये बता रहा है कि क्वेश्चन का आइडियोलॉजी किस तरह से आपके सामने आ सकता है और क्वेश्चन का लेवल क्या हो सकता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, चौथा ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। क्या होगा इसका आंसर। मेरे मित्र आप सबों ने देखा होगा, आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग लोग रहते हैं, तो वो लोग अभी भी कोई दस्तावेज वगैरह को पढ़ने के लिए लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से आपका लेंस रहता है सर, और वो इस तरह से इसके डंटी को पकड़ के ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। तो ये जो आपका लेंस है इसमें कौन सा ग्लास यूज किया जाता है, आप कहते हैं कि गुरुजी इसमें सामान्यतः उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस का ही उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो आवर्धक ग्लास के रूप में करते हैं, जिसको साधारणतः हम लोग लेंस बोल देते हैं। साधारणतः क्या बोल देते हैं, लेंस बोल देते हैं। अच्छा आप बताओ कि ये क्या करता है, तो आप कहते हैं सर ये अक्षर को बड़ा दिखाता है। क्या करता है, अक्षर को बड़ा दिखाता है। और आप सबों को मालूम है कि जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है, आवर्धक ग्लास होता है, उसमें उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये हुआ कि उत्तल लेंस जो है वो छोटा अक्षर को बड़ा दिखाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल दिखाएगा सर, लेकिन आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना होगा क्या कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी जितनी कम होगी
जितनी कम होगी वो उतना बड़ा लेटर को शो करेगा, यानी कि उसमें जो आपका उसका मैग्नीफाइंग करने की कैपेसिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। आप कहेंगे ऐसे कैसे सर? तो भाई मेरे, लेंस की जो क्षमता होती है यानी कि पावर होती है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, P = 1/f होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोकस दूरी कम तब पावर बढ़ जाएगा, फोकस दूरी कम होगा तो पावर क्या होगा? बढ़ जाएगा, और अगर फोकस दूरी ज़्यादा होगा तो पावर घट जाएगा। तो अगर कोई हमारा लेंस होगा उसकी फोकस दूरी कम होगी तो जाहिर सी बात है उसका मैग्नीफाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा, और अगर कोई लेंस हमारा होगा जिसकी फोकल लंबाई क्या होगी सर? ज़्यादा होगी, तो उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो पहला चीज़ तो आपके मन में ये क्लियर है कि जब भी लेंस मैग्नीफाइंग ग्लास को रिलेट करेंगे तो किसकी बात करेंगे? उत्तल लेंस की। अवतल लेंस की चर्चा ही नहीं होगा। तो देख लीजिए कि आपके किस किस ऑप्शन में अवतल लेंस है, उसको आप काट दीजिए। आप कहेंगे सर हमारे दूसरे ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की चर्चा की जा रही है, और साथ ही साथ जो हमारा चौथा ऑप्शन है उसमें 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस की चर्चा की जा रही है, यानी कि बी और डी तो हमारा गलत है। अवतल लेंस का मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में या लेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जबकि आपके पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और साथ ही आपके तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जो हमारा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा और जो हमारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होगा, इस दोनों में जो मैग्नीफाइंग कैपेसिटी यानी कि अक्षरों को बड़ा करने की क्षमता होगी वो किसका ज़्यादा होगा? आप कहेंगे सर जिसका फोकल लंबाई कम होगा उसका ज़्यादा होगा, जिसका ज़्यादा होगा उसका मैग्नीफाइंग कैपेसिटी कम होगा। तो आप ये बताओ कि आप अक्षर को ज़्यादा बड़ा पसंद करोगे देखना या छोटा पसंद करोगे? आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, लेंस लगाएंगे और छोटा फिर क्यों पढ़ेंगे, बड़ा करेंगे। और बड़े बुजुर्ग अक्षर को बड़ा करके ही पढ़ना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि इसकी फोकस दूरी कम है तो इसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और इससे हम डिक्शनरी में जो शब्द छपे होंगे या अक्षर छपे होंगे उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप ही बताओ ना सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के सामने आ रहा है। पहला चीज़, जब भी मैग्नीफाइंग ग्लास बनेगा या आवर्धक ग्लास की बात की जाएगी तो उसमें कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाएगा? आप कहेंगे उत्तल लेंस इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो आपका समान लेंस है जो ज्योमेट्री बॉक्स में होता है या जो बड़े बुजुर्ग दस्तावेज वगैरह पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन सा लेंस लगा हुआ रहता है? आप कहेंगे उत्तल लेंस। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो उत्तल लेंस की मैग्नीफाइंग कैपेसिटी होगी किस पे डिपेंड करेगी? आप कहेंगे फोकस दूरी पे डिपेंड करेगी। कैसे? तो जो क्षमता होता है वो फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जिस किसी भी लेंस का फोकस दूरी कम होगा उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, जिस किसी भी लेंस का फोकस दूरी क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसकी मैग्नीफाइंग कैपेसिटी क्या होगी? कम होगी। और मेरे मित्र आपके इसी क्वेश्चन के साथ जो आपका ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है जिसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों आ जाता है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज और साथ ही साथ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और मेरे ख्याल से अब आपको ऑप्टिक्स से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब 100% दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।